हमने तो कुछ किया ही नहीं था, वो नहीं भी देती तो हम क्या बिगाड़ लेते, हमें तो पता भी नहीं था कि कंपनी कहाँ की है, फिर भी उसने घर बैठे पैसा भेजा है, इसका मतलब कुछ तो खास बात होगा। और फिर उसके बाद हमने सीखने का प्रयास किया, और प्रयास करते करते आज स्टार रूबी जैसे लेवल पे हूँ। घर में आज 3-3 आईडी पे हम लोग काम करते हैं, एक पे स्टार रूबी, एक पे इमराल्ड, तीसरे पे रॉयल्टी। ड्रीम एक है कि 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को इनकम लेवल वो बना के देना है कि जीवन में अगर वो काम करे ना तो शौक से करे, काम करना उनकी मजबूरी ना। वो अपने जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने हैं इस मजबूरी में उनको कोई काम ना करना पड़े। ये हमने टारगेट लिया और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आज इस लेवल पे है। कैसे पहुंची यहाँ पे, मैं जरूर इस बात को रखना चाहूंगी। देखो, जब मेरे जो पुराने अपलाइन थे उन्होंने तो मना कर दिया, जिन्होंने ज्वाइनिंग लगाया था, तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया, और जहां चाह वहां राह बोलते हैं, तो हमारे अपलाइन हमें मिले, अनिंदो मिश्रा सर, हमारे कोर लीडर। फिर उनके सानिध्य में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फॉर्मूला मिला मेरे लाइफ में, जो मेरे जीवन को यहाँ तक पहुंचाने में, और मैं कहती हूँ कि आरसीएम ही नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो जो फॉर्मूला मैं अपना करके चलती हूँ, अगर इस फॉर्मूला पे काम करें तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में कामयाब होना संभव है। और ये फॉर्मूला है बीएससी का। बीएससी करनी होगी, साइंस वाली बीएससी नहीं करनी है। वो आप में से यहाँ बैठे बहुत लोग शायद किए होंगे। मैंने तो देखो, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो रूबी तक मेरी जो एजुकेशन थी वो टानटून के मैट्रिक पास वाली ही थी। रूबी लेने के बाद मैंने सोचा कि लाइफ में इतना सब कर ही लिया है, तो फिर क्यों ये अफसोस रहे कि हाँ एजुकेशन में कम रह गया। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया, लेकिन रूबी तक की जो नॉलेज है ना वो टीटीएमपी की ही है। मैं फार्मूला की बात कर रही थी, जिस फार्मूला पर काम करके मैं यहाँ पहुंची। बीएससी, बी फॉर बिग थिंकिंग, बड़ी सोच, बड़ा दिल, बड़े सपने। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए अगर ये आपके पास है तो आपके लिए कामयाब होना आसान है। मैं एक दो छोटे से उदाहरण से देना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी का नाम हम सबने सुना है। लोग नेता बनते हैं, राजनेता बनते हैं, महानेता बनते हैं, वो राष्ट्रपिता बने। जब उनकी जीवनी को थोड़ा सा देखेंगे ना, तो जिस वक्त लोगों के घर में खाने की तंगी थी, उस वक्त उनके मम्मी पापा ने उनको विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। इसका मतलब है कि पैसे वाले घर से तो थे, गरीब घर से तो नहीं थे। जो उनकी एजुकेशन थी, अगर जीवन भर वो चाहते ना जॉब करते, तो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, नौकर चाकर आगे पीछे सब उनको मिलता। मतलब एक अच्छी जिंदगी जो हम लोग सोचते हैं ना, वो जिंदगी वो जी सकते। लेकिन एक घटना उनके साथ हुई कि ट्रेन से निकाल करके उनको फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि भले ही तुमने टिकट कटाया हो, लेकिन आप इंडियन हो इसलिए नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास। देखो, ऐसा नहीं है कि अकेले महात्मा गांधी जी के साथ ही काम हुआ होगा, अगर उनके साथ हुआ तो बहुतों के साथ हुआ होगा। लेकिन उन्होंने उस दिन ये ठाना कि तुम मुझे ट्रेन से निकाल के फेंक रहे हो, मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड से निकाल के फेंकूंगा। ब्रिटिश राज के बारे में एक कहावत शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि ब्रिटिश राज में कहते थे कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि ईस्ट में भी था, वेस्ट में भी था। जब भारत में सूरज डूबता था तो अमेरिका में उगता था। तो कहते थे कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। लेकिन एक बंदे ने ठाना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आजाद कराने में सिर्फ अकेले उनका हाथ है, ठाना उन्होंने। जब एक बंदे ने ठाना तो आज के समय पूरा ब्रिटिश राज हर जगह से सिमट के सिर्फ अपने देश में रह गया है। शुरुआत करनी पड़ती है खुद, फिर आपके सपनों को पूरा करने के लिए लोग आपके साथ आ जाते हैं। एक और छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूंगी। 90 के दशक में जब टेलीविजन पे एक प्रचार आती थी, 90 के दशक की मैं बात कर रही हूँ, जो उस समय का सिचुएशन था हमारे यहाँ का, कि एक टेलीफोन होता था मोहल्ले में और पूरे मोहल्ले का काम चल जाता था। किसी के यहाँ कुछ गुड न्यूज आना हो, बैड न्यूज आना है, किसी को किसी से बात करना है, तो पूरे मोहल्ले का काम एक टेलीफोन से चल जाता था, लोगों को खबर मिल जाती थी।
लेकिन उस दौरान टेलीविजन पे एक प्रचार आया करता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक बंदे ने वहां बैठ के सपना देखा कि हिंदुस्तान के हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन होगा। और आज अगर अपने देश की बात करें ना, तो घर में जितने फैमिली मेंबर हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। और सिर्फ फोन ही नहीं, स्थिति अब घर की ऐसी है कि घर में आटा नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। सपना किन्हीं और का था, पूरा हम सब कर रहे हैं, लेकिन ठानना पड़ता है मजबूती से। ऐसा नहीं है कि पहले दिन उन्होंने बोला कि हर किसी को मोबाइल फोन लेना है और लोगों ने ले लिया। लोगों ने पहले विरोध किया, उन्होंने कितनी मेहनत की, प्रचार कराया, फ्री में बटाया, पोस्टपेड सिम दिया, सबसे थक गए तो लास्ट में 1 साल के लिए सबको फ्री में सिम बंटवा दिया। सिम यूज लोग कैसे करें, तो सस्ते में मोबाइल सेट भी ला दिया। कितनी एनर्जी लगाई। और आज के समय में अभी बेटे की शादी करनी थी तो ज्यादा नहीं, रिचार्ज पे शायद 10 रुपया बढ़ा दिया। मैं देखो मैथ के मामले में थोड़ी कमजोर हूँ, ज्यादा हिसाब किताब नहीं करती हूँ, और ऐसे भी खर्चे करवाने का काम पतिदेव से कराती हूँ। आज भी अपने खर्चे तो उनसे ही करवाती हूँ। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक रिचार्ज पे सिर्फ 10 रुपए बढ़ाने से आज पूरे इंडिया में इतनी सिम उनकी बिक चुकी है, इतने कनेक्शन उनके चालू हैं कि लगभग उनके बेटे की शादी में जो खर्च हुआ ना वो निकल गया। एक बंदे का सपना। तो अगर आप चाहते हैं कामयाब होना, तो बनाना पड़ेगा सबसे पहले बड़ा सपना, और दिल बड़ा रखना पड़ेगा। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा। आपके सपने पूरे करने के लिए पूरे भारत के लोग तैयार है, पूरा देश तैयार है आपके साथ, लेकिन आपको भी पूरे देश को अपना मानना पड़ेगा। बड़े दिल के साथ सपना देखना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण मेरा भी देना चाहूंगी कि जब हम आरसीए में नहीं थे, मैंने एक बार मेरे पतिदेव के पास चर्चा किया था कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। तो शायद देखो, अगर उस वक्त मैं भी जोर घटाव करती ना कि स्विट्जरलैंड कहाँ है, तो शायद हो सकता है कि मैं भी वो सपने नहीं देखती। लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा, मैंने सिर्फ सपना देखा कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, क्योंकि फिल्मों में देखा था हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमते हैं, बर्फ फेंकते हैं एक दूसरे पे, तो अच्छा लगा था, तो मैंने अपना ड्रीम बनाया था। जब मैंने मेरे पतिदेव को बोला तो उन्होंने क्लियरली मुझे कहा था कि मैडम, अपनी जो औकात है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा तुमको नेपाल तक लेके जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो। तो मैंने सर को एक ही बात बोला था, सर सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, और ऊपर वाले की प्लानिंग देखिए। जब आप दिल से कुछ चाहते हो ना, तो ऊपर वाला उस चाहत से मिलाता जरूर है। सबसे पहली बार जब मुझे कहीं जाने का मौका मिला अपने शहर से बाहर घूमने के लिए, तो मैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड ही घूमने के लिए गई। और ये संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से। दुनिया का जितना भी कैरियर है ना, हम लोग खुद चुनते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, यहाँ तक कि चोरी डकैती भी करना है ना, तो वो भी खुद चुनते हैं। कोई काम नहीं मिल रहा है तो चलो भैया आप चोरी करके काम चला लेंगे। लेकिन एकमात्र आरसीएम है कि किसी कोई भी खुद से नहीं चुनता है, कोई ना कोई पकड़ के फंसा के लाता है। जब हम खुद करते हैं, खुद की मर्जी से करते हैं, तो ये हमारी मर्जी से होती है, लेकिन जो हम अपनी मर्जी के बिना करते हैं वो ऊपर वाले की मर्जी होती है। आप आरसीएम में आए हो, ये ऊपर वाले की प्लानिंग है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये समझता है कि ये बंदा है जो लोगों का भला कर सकता है, ये बंदा है जो लोगों को स्वास्थ्य की बातें कर सकता है, ये बंदा है जो अपने लिए लोभ लालच छोड़ करके पहले दूसरों के लिए सोच सकता है। तभी आपको आरसीएम मिला, नहीं तो हर किसी को मिल जाता। आज भी देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि आरसीएम क्या है। ऊपर वाले ने तो आपको चुन लिया है, अब आपको अपनी चुनाव खुद करनी है, आप कहां तक जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, बड़े सपने बनाने पड़ेंगे। दूसरा मैंने बोला था BSC, एस फॉर स्मॉल एक्शन। सपने बड़े होने चाहिए, स्टेप छोटे होने चाहिए। छलांग लगा के चाहेंगे ना कि एवरेस्ट पे चढ़ जाए, तो बहुत मुश्किल है, हाथ पैर टूटेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन
कदम कदम बढ़ाते रहेंगे तो एवरेस्ट तो अपने जगह पे ही जमी है, वो हिल नहीं सकती, उसको वही रहना है। आप एक दिन चलते चलते वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। स्टार रूबी का जो लेवल है ना वो फिक्स है, 5 करोड़ कर लेंगे पहुंच जाएंगे, वो तो फिक्स है। आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, एक दिन में करना चाहेंगे तो थोड़े होगा। और स्मॉल एक्शन में क्या करना है, जो मैंने किया है मैं वो बातें कर रही हूँ। सबसे पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जो प्रोडक्ट आरसीएम में अवेलेबल है वो अगर हम बाहर से लाते हैं, इसका मतलब है कि ऊपर वाला तो चाह रहा है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, हमने खुद ही दरवाजा बंद करके रखा है। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा 100% प्रोडक्ट यूज। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को यूज करने से सबसे पहला जो काम होता है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो हेल्थ को अच्छे करने वाले प्रोडक्ट है। किसी भी प्रोडक्ट से हेल्थ का नुकसान नहीं होता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे नहाने का हो, चाहे लगाने का हो, चाहे घर के यूज का हो, चाहे सोने की बेडशीट हो, या फिर साड़ी हो, कपड़ा हो। हर प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया गया है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सबसे पहला काम होता है, हमारे यहाँ डॉक्टर के घर का खर्चा बच जाता है जैसे ही हम आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं। तो आजकल ना हर घर में एक फैशन होता है, एक डब्बा रखा रहेगा, उसमें सर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली, बुखार की गोली, सर्दी की गोली, ढेर सारी गोलियां पड़ी रहती है। लोग बोलते हैं फर्स्ट एड, क्योंकि कोई ना कोई घर में रोज बीमार होते ही रहता है। लेकिन जैसे ही आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होना शुरू होता है तो वो डब्बा धीरे धीरे कब खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप जितने भी बड़े अचीवर है ना, आप पूछ लेना, आप मोहंती सर से, उनके घर में नहीं होगा ये डब्बा, शर्मा सर के, विनोद सर के घर में नहीं होगा डब्बा। जितने भी सीनियर लोग हैं, पुष्पा मैम के यहाँ, कुसुम रानी के यहाँ, इन लोगों के यहाँ नहीं होगा वो डब्बा, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो भूल गए कब का कि सर दर्द की भी गोली रखनी है घर में। कभी कभी अगर कोई मांग देता है तो सोचना पड़ता है, अच्छा ये रखने की चीज है क्या, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जैसे ही आप 100% प्रोडक्ट यूज में आते हैं तो सबसे पहला फायदा होता है आपके हेल्थ का, दूसरा फायदा होता है वेल्थ का, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्लान चलती है हमारे यहाँ। 6 महीने तक खाओ और लगभग 1 महीने का फ्री पाओ, ऐसी सिस्टम है हमारे यहाँ। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, वो फायदा होता है, ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को बदलने का काम करती है। मेरे अपलाइन ने जो मुझे बताया था 100% प्रोडक्ट यूज करना है, तो उस वक्त एफएमसीजी कम थे, कपड़े ज्यादा रहते थे, तो हमने यूज करना शुरू किया और एक कमिटमेंट के साथ किया। मेरे पास जितनी भी साड़ियां थी पुरानी, मैंने सबको हटा दिया, और सिर्फ क्योंकि उतनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो सिर्फ 3 साड़ी मैंने खरीदी थी। 195 रुपए की कल्पना साड़ी आती थी उसको, तो 195 रुपए की साड़ी थी, तो स्वाभाविक है कि सिंपल ही रही होगी। आरसीएम के शुरुआती के 2 साल मैंने उसी 3 साड़ी पे बिताए थे। वही साड़ी पहन के मैं सेमिनार में भी जाती थी, घर में भी पहनती थी, और कोई फैमिली फंक्शन में भी जाती थी। तो जब फैमिली फंक्शन में जाती थी ना, तो लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाते, लोग मुंह पे ऐसे बोल देते थे कि तुम्हारे साड़ी का ना कलर और डिजाइन अच्छा नहीं है। लेकिन मैं लोगों को एक ही चीज बोलती थी कि इस साड़ी का कलर डिजाइन भले ही अच्छा ना हो, लेकिन ये साड़ी मेरे जिंदगी का कलर और डिजाइन अच्छा कर देगी। और आज के समय अगर बात करूं, दुनिया की महंगी से महंगी भी साड़ी खरीदने की औकात है मेरे पास, लेकिन आज भी पसंद आरसीएम की साड़ी ही आती है, क्योंकि ये साड़ी सिर्फ तन को नहीं ढकता है, ये साड़ी जीवन को बदलता है। तो जो मैंने किया है मैं बता रही हूँ। सबसे पहला काम करना पड़ेगा 100% प्रोडक्ट, और उसके बाद करना होगा प्रमोट द प्रोडक्ट। पहले खुद इस्तेमाल करना है, फिर लोगों को बताना है। बिना इस्तेमाल किए तो कभी भी नहीं बताना है। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं करते हो उसके बारे में तो भूल के भी किसी को बताने मत जाओ। अगर किसी को बताना भी है ना, तो आपके टीम में जो इस्तेमाल करते हैं उनसे बतवाओ, नहीं तो पता चलेगा कि उसने इतनी सारी बातें कर दी कि आप ही का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो पहले प्रोडक्ट यूज करना है, फिर लोगों को प्रमोट करना है। स्मॉल एक्शन में और भी कुछ छोटे छोटे काम मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो भी आपके साथ गाइडलाइन देते हैं,
आंख बंद करके विश्वास करिए, जो आपके मदर अपलाइन है। क्योंकि कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, आज मैं मानती हूँ कि पूरा भारत मेरा है, यहाँ की हर महिला मेरी है। मैंने एक ड्रीम भी बनाया है। आज से 2 साल पहले की बात करूं तो मैं फील्ड में इतना ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाती। कोई मेरे से समय मांगता भी था ना, तो 2 बातें होती थी, इतना मेहनत क्यों करे, कहाँ ट्रेन पकड़ना, यहाँ जाना वहां जाना, इतना एनर्जी क्यों लगाना है। दूसरी एक भावना मेरे अंदर भी थी, अपने टीम के लिए काम करेंगे, किसी दूसरे टीम के लिए जाएंगे तो उसमें मेरा क्या फायदा है। उस वक्त मैं भी ये बात सोचती थी। लेकिन जिस दिन से 1 PM मेरे जीवन में आया, जिस दिन से बीसी सर ने मेरे दिमाग में एक चीज मुझे बताई कि आपकी जो बातें हैं, इस बातों से आप लाखों महिलाओं के जीवन को बदल सकते हो, तो फिर आप एक जगह बंद के क्यों। तो ये चीज मुझे समझ में आया कि नहीं, वाकई दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। और उस दिन से मैंने ये मान लिया कि पूरा भारत मेरा है और भारत की हर महिला मेरी है। और उस दिन मैंने एक कमिटमेंट लिया, देखो मैं 5 साल के लिए फील्ड में कहीं भी लोग मुझे बुलाते हैं, जहां संभव हो मैं जा सकूं, मैं प्रयास करती हूँ कि कहीं मना ना करूं, जहां संभव हो, जो नियम कानून के हिसाब से हो बिल्कुल जाती हूँ। लेकिन ये टारगेट मैंने सिर्फ 5 साल के लिए दिया है। इस 5 साल में मेरा टारगेट है पूरे भारत से कम 10,000 से ज्यादा महिला लीडर को खड़ा करना, उनके अंदर के डर को भगाना। जब कल्याणी मिश्रा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे से अच्छे हैं, आप डिजिटल युग में हैं। हमने तो जिस वक्त शुरू किया था उस वक्त तो अपलाइन को देखना, अपलाइन से बात करना भी मुश्किल था। अभी तो आप देखो कहाँ से हैं, कुसुम जी को मैं जानती हूँ, गजरौला से हैं, इनको कावेरी जी को जानती हूँ कि महाराष्ट्र से हैं, मतलब कोई कहीं से हैं। सर शायद मुझे लगता है कि भिलवाड़ा ये सब के आसपास से ही है, और मैं झारखंड से हूँ। फिर भी आज हम लोग एक जगह पे हैं। इतना आसान हो गया है जीवन। तो अगर मैं यहाँ तक जा सकती हूँ तो आप लोग तो निश्चित मेरे से बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस करना क्या है, डर को भगाना है। ऐसा नहीं है कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे डर नहीं लगा था। जब मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी मुझे बहुत डर लग रहा था, कहाँ जाऊंगी, किसके बीच में जाऊंगी, सामने वाले जो लीडर होंगे उनका बिहेव कैसा होगा, फोन पे बात हुई है, कैसे लोग हैं, बहुत डर लग रहा था। लेकिन प्राउड के साथ इस बात को कहती हूँ कि हिंदुस्तान के जिस भी जगह पे जाती हूँ मुझे लगता है मेरे परिवार में आई हूँ। और जितनी सुरक्षित महिलाएं आरसीएम में हैं, उतनी सुरक्षित तो अपने घर में भी नहीं। हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां की मतलब एक हमारा जो दिमाग है ना, वो तो नए भारत के निर्माण पे है, तो कहीं और जाता ही नहीं है। जब कोई लक्ष्य बड़ा हो, जब कोई विजन बड़ा हो, तो इधर उधर तो मन भटकता ही नहीं है। करना क्या पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा। घर की मिट्टी रोटी दे सकती है, समृद्धि नहीं दे सकती है। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो अपने एरिया से निकलना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेशन जाके नए नए स्टेशन खड़े करने पड़ेंगे, वहां पे काम करना पड़ेगा। और इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है, स्मॉल एक्शन में मैं बात करती हूँ, जब भी आपको लगे किसी एरिया में सेमिनार हो रही है तो सेमिनार की जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सेमिनार एक ऐसा जगह होता है जहां से हम लोगों के सपने को जगाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि सेमिनार से आपका पीवी बहुत बढ़ जाएगा, आपका टर्नओवर बहुत बढ़ जाएगा। सेमिनार से हम लोगों के अंदर सपना जगाते हैं, और ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ सपने का सिस्टम है, बड़े ड्रीम का सिस्टम है। जिसके जितने बड़े सपने होंगे उसकी उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अगर बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में लेके जाना चाहिए। और मैं क्यों इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैं जब सबसे पहला प्रोग्राम देखी थी आरसीएम का, तो आरसीएम की 6ठी एनिवर्सरी थी। हमें बताया गया था कि उसमें आना है। मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, छोटी वाली बिटिया का जन्म होने वाला था। सर ने मुझे मना किया कि मत जाओ, लेकिन मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी कि देखना है कि क्या है आरसीएम। तो मैंने सर से थोड़ा सा जिद किया, तो फिर सर मजबूरी में मुझे ले गए। हमें बोला गया था कि 11 बजे आपको हॉल पे आ जाना है, 11 बजे एंट्री है। हम लोग लगभग 11:30 पौने 12 बजे पहुंचे वहां पे।
इंडियन आदमी सोचते ना लेट से जाएंगे तो वीआईपी बनेंगे। तो लेट से पहुंचे, और जब पहुंचे तो पता चला कि हाउसफुल हो चुकी है, हॉल पैक हो चुका है। अब सेकेंड शिफ्ट में प्रोग्राम होगा, उसमें जा सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते। सर ने बोला कि वापस चलते हैं, लेकिन भाई बोकारो से चल के कलकत्ता तक गई थी, अब वहां से वापस कैसे आ जाऊं? तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप मेरी चिंता मत करो, ठीक है। 2.5 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, और 2.5 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद जब गेट खुली और जितनी भीड़ बढ़ रही थी ना, उतनी हमारी धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि हमने देखा था कि भीड़ का मतलब क्या होता है, भगदड़। अगर कुछ भगदड़ हुआ इतनी बड़ी भीड़ में तो फिर क्या करेंगे, अंदर डर लग रहा था। लेकिन आरसीएम का संस्कार मैंने उस दिन देखा। पहले ही दिन मेरे अगल बगल जो लोग खड़े थे, मैं किसी को नहीं जानती हूँ कि वो कौन थे, और आज तक मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, लेकिन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के मुझे एक गोल घेरे में कवर कर लिया, हम दोनों पति पत्नी को, और हॉल के अंदर गेट तक पहुंचा दिया। उसी दिन समझ में आ गया कि ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये तो परमात्मा का काम है, क्योंकि इंसान की बनाई गई किसी भी काम में ना इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतना ईमानदारी नहीं हो सकता है। ये तो ऊपर वाले की प्रेरणा है। और उस दिन मैंने ठाना कि अब तो करना ही करना है। लेकिन जैसे ही मैं हॉल के अंदर पहुंची, इतनी मेहनत से पहुंची थी, और बैठने को मिला सबसे पीछे लकड़ी वाले सीट पे। अब सोचो 8 महीने की प्रेगनेंसी, 2.5 घंटे लाइन में खड़े थे, उसके बाद वो लकड़ी वाली सीट मिली है पीछे, और जब हॉल देख रही हूँ तो चारों तरफ लोग भरे हुए हैं, और बहुत सारे लोग स्टेज पे आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं वो अपनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट बता रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी इनकम बता रहे हैं। तो मैंने सर को बोला कि सर, लगता नहीं है कि हम लोग आरसीएम कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं, इतनी सारी अचीवमेंट आ गई है, हमारा कौन सुनेगा। और देखो माहौल में ले जाने का क्या असर होता है, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। पहले मैं जब भी बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, तो मेरे पति देव मुझे टोकते थे कि बड़ी बड़ी बातें मत करो, बड़े सपने पूरे होते नहीं है, ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन उस माहौल में जाने के बाद पहली बार मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि आज यहाँ बैठ करके तुम जो भी सपना देखोगी, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। और मैंने सर को बोला कि सर, अगर ऐसा है तो फिर आरसीएम करना है तो इसलिए करना है कि मैं जब भी आरसीएम के प्रोग्राम में आऊं तो मुझे धक्का खा करके पीछे ना आना पड़े। वो जो सामने वाली वीआईपी सीट है ना, वो मेरे लिए रिजर्व होना चाहिए, मेरी कुर्सी रिजर्व होनी चाहिए। और आज के समय भारत के किसी भी कोने में अगर चली जाऊं ना, तो कुर्सी सामने वाली रिजर्व होती है। ये असर माहौल का होता है। घर में बैठ के कोई कितना भी समझा देता ना, तो शायद मेरे पतिदेव के सपने उतने बड़े नहीं होते, लेकिन उस माहौल को देखने के बाद जो उनका सपना बड़ा हुआ, उसके बाद लाखों मुसीबत आई, लाखों संघर्ष आया, लेकिन हम लोग रुके नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या सेट था कि वो फ्रंट लाइन वाली चेयर अपने को चाहिए, उसके लिए काम करना है। और उस चेयर पे जाने के लिए पता है कि राइजिंग कोर या कोर बनना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं मिलती है रिजर्व सीट। तो हमने वो सपना वहां से बनाया, और जब ये सपना बना सेमिनार के माध्यम से। जब काम करना शुरू किए तो जैसे ही लगभग 60-70 हजार के आसपास हमारी टर्नओवर पहुंची थी, तो सर एक दिन आकर के बोले कि देखो, डिसीजन लेना पड़ेगा, बैंक से बार बार छुट्टी लेता हूं तो बैंक डिस्टर्ब करती है, बार बार बात सुनने को मिलता है, या तो बैंक को छोड़ना पड़ेगा या फिर आरसीएम को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सर को उस दिन बोला, सर जीवन भर भी बैंक में अगर नौकरी करेंगे ना तो नौकर ही कहलाएंगे, लेकिन जैसा कि हमने सुना है अभी तक कि 5 साल अगर आरसीएम कर लेंगे तो अपनी मर्जी की मालिक हो जाएंगे, तो फिर जब छोड़ना ही है तो बैंक को छोड़ दीजिए। और जोश जोश में सर ने भी बैंक की जॉब को छोड़ दिया। 70 हजार की टर्नओवर थी हमारे उस वक्त की, तो इनकम कितना आता होगा समझ सकते हैं। फुल टाइम आरसीएम में आ गए। जब ये डिसीजन लिया ना, तो परिवार में तो एकदम भूकंप आ गया, हर कोई खिलाफ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं लोग। लोगों ने यहाँ तक भी मुझे बोल दिया कि लोगों के घर में बहू आती है तो लक्ष्मी आती है, मेरे घर में ऐसी कुलक्ष्मी बहू आई है कि मेरा अच्छा खासा कमाने वाला बेटा निकम्मा हो गया। लेकिन मुझे विश्वास था, सर को विश्वास था कि हम जो काम कर रहे हैं वो जिंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं। और जब महान काम होता है तो दर्द तो उठाना ही पड़ता है।
जो उस समय की दौर रही, जो 1-1.5 साल की समय रही, मैंने ये बोला कि 3 साड़ी पे 2 साल बिताए हैं, वो इसीलिए बिताए कि स्थिति ही नहीं थी कि साड़ी और खरीदूं। सर ने जॉब छोड़ दिया था, फुल टाइम आरसीएम में थे। ऐसा समय भी गुजरा कि मुझे मेरी बच्ची को, जिस बच्ची का जीवन बनाने के लिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया था, उस बच्ची को मुझे 1 साल के लिए स्कूल से ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मैं उसका स्कूल फी नहीं दे सकती। कई-कई दिन घर में ऐसे भी बीतते थे कि 2 दिन 3 दिन तक घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं होता था। सर बाहर होते थे, घर में मैं रहती थी। बिटिया थी इतनी प्यारी कि वो हमेशा पड़ोसियों के यहाँ ही रहती थी। मतलब वो इतनी प्यारी थी ना कि पड़ोसी उसको ले जाने के लिए आपस में लड़ते थे। तो किसी के यहाँ उसका नाश्ता हो जाता था, किसी के यहाँ खाना हो जाता था। अकेले मैं घर में बसती थी। तो 2-2 दिन तक कभी-कभी मेरे घर में खाना नहीं बनता था। ऐसी भी स्थिति गुजरी हमारी 1 डेढ़ साल की अगर बात करूँ तो। लेकिन लगे रहे, टिके रहे। तो आज के समय दुनिया की कितनी भी महँगी डिश हो ना, वो जब चाहूँ खा सकती हूँ। आज के समय कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन टिकने के लिए जो मैंने किया, वो बात मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। देखो आसान नहीं होता जब आप संघर्ष के दौर में होते हैं, चारों तरफ से लोग ताना देता है और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, राय चंद लोग, जो कदम-कदम पे आपको राय देंगे। अरे हमने देखा है आरसीएम में कुछ नहीं होता है, फलना ज्वाइन किया था, इतना साल लगा रहा, कुछ नहीं होता है, पैसे नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अलग-अलग तरह के बात करेंगे। हमें मिल जाते हैं आज भी, तो फिर आपको क्यों नहीं मिलेंगे? जब पता चलता है कि इतने बड़े लेवल पे है, तब फिर बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मिल गया। तो लोग तो मिलेंगे, लेकिन लोगों के ताने, वो परेशानी, वो दर्द इसलिए सह पाए क्योंकि लगातार सिस्टम के साथ रहे। और सिस्टम हमने कैसे बनाया, उस वक्त इतना साधन नहीं था, तो हमारे यहाँ डेली उस वक्त भी घर में कभी मुकेश कोठारी सर आते थे, कभी सुरेंद्र भट्ट सर आते थे। आते कैसे थे, हम लोग उस वक्त एक वॉकमैन आता था, उसमें बैटरी लगती थी 4 और उसमें एक कैसेट डाल के हम लोग सुनते थे। डेली हमारे सुबह में घर का एक नियम था कि सुबह-सुबह एक लीडर की तो ऑडियो बजनी ही बजनी है, उससे ज्यादा नहीं बज पाती थी क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो जाती थी। वो भी सुनना कॉस्टली था। और वो जो उनकी बातें थी, वो हमेशा हिम्मत देती थी आगे बढ़ने की। संघर्ष आएंगे, आपको भी परेशानियां अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उस संघर्ष से निकलना चाहते हैं, उस परेशानी से निकलना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है, जैसे सर ये इस तरह की तैयारी करते हैं, ये मीटिंग की व्यवस्था है, इस तरह की मीटिंग में अपने आप को जोड़ के रखिए और अपने अपलाइन से जोड़ के रखिए। क्योंकि हम लोग देखो, एक चीज मैं छोटी सी उदाहरण के साथ कहना चाहती हूँ, आपके स्मॉल एक्शन में जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, वो है आपका आपके अपलाइन से कनेक्टिविटी। मोबाइल फोन हम सबके हाथ में होता है आज के समय में। कितनी भी महंगी आप मोबाइल ले लो, कितना भी महंगा इसमें आप रिचार्ज करा लो, कितनी भी इसकी बैटरी फुल चार्ज करा लो, लेकिन अगर इसमें टावर नहीं आएगा ना, तो ये डब्बा है, किसी काम का नहीं है। और अगर इसका नेटवर्क सही है, इसमें टावर सही है, तो दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब आप घर बैठे बैठे इससे पूछ सकते हैं। आपका अपलाइन आपके टावर का काम करता है। आप में बहुत क्वालिटी हो सकती है, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हो सकता है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट का नॉलेज लिए भी हो सकता है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं, वो भी हो सकता है, सब सही है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपका अपलाइन का फोकस आपके ऊपर नहीं है, तो कामयाबी मुश्किल है। और अपलाइन का फोकस अपने ऊपर लेना ना बहुत आसान है, बहुत आसान। एक छोटा सा काम जो मैं बताती हूँ, सबसे पहला डायमंड क्लब एक ऐसा जरिया है, जो जैसे ही हम डायमंड क्लब करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे अपलाइन जब चेक करते हैं अपनी परचेजिंग की ट्रिव्यू, तो वो देखते हैं कि ये बंदा कौन है, और उस दिन वो पहले दिन से शुरुआत हो जाती है आपकी अपने अपलाइन के फोकस में आने की। तो डायमंड क्लब हो सकता है आपको लगता हो कि प्रोडक्ट सेल करने का काम है, लेकिन मेरे नजर से डायमंड क्लब
अपने आप को डायमंड बनाने का पहला चरण। सबसे पहला फायदा होता है आप अपने अपलाइन के नजर में आते हैं, अपलाइन का फोकस आपके ऊपर जाता है। दूसरा फायदा होता है आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर डायमंड क्लब नहीं करेंगे ना और बाथरूम में घुसे नहाने के लिए, पता चला शैम्पू खत्म है, तो बच्चे को 2 रुपया देके आएंगे कि अच्छा आज भर दुकान से ले आओ, बाद में 1-2 दिन में जाएंगे पिकअप सेंटर तो लेके आएंगे। लेकिन अगर डायमंड क्लब हो रही है तो घर में प्रोडक्ट अवेलेबल है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 100% प्रोडक्ट यूज करना आसान होता है। तीसरा, जब आप डायमंड क्लब करते हैं, आपने जिसको बताया, कभी भी कोई आपके घर में आ गया, कभी आपने अपने अगल बगल वाले को बताया आरसीएम के बारे में, इससे पहले कि उसका मन बदले, आप फटाफट प्रोडक्ट अपने घर से देकर के उसकी आईडी लगवा सकते हैं, संग संग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हम लोग जिस काम को करते हैं ना, इस काम में हमें बोला जाता है एसोसिएट बायर, डायरेक्ट सेलर। तो हमारा काम है डायरेक्ट सेल करना। फील्ड में जाकर के, खास करके मैं महिलाओं को, देखो मैं महिलाओं को आगे आने के लिए बोलती हूँ, महिलाओं को एक्टिव होने के लिए भी बोलती हूँ, लेकिन मैं कभी आप लोगों को, कभी भी महिला को ये नहीं बोलती हूँ कि घर परिवार बाल बच्चा छोड़ करके सामान झोला में उठा करके घर घर घूमने लगो। आप अपनी क्वालिटी टाइम, वो टाइम निकालो। आप अपना घर के काम से फ्री हो गए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, जो खाली समय में हम लोग बैठ के टीवी देखते हैं या अड़ोसी पड़ोसी के पास बैठ करके इधर उधर सास बहू की बातें करते हैं ना, उस समय को यूज करना है आरसीएम की बात करने में। और ये बात करना भी आसान तब होगा जब हम डायमंड क्लब करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम चलता है खर्चा से और चर्चा से। डायमंड क्लब करेंगे, प्रोडक्ट घर में रहेगा तो खर्चा भी अच्छे से होगा और चर्चा भी अच्छे से होगा, और साथ साथ लोगों को प्रोडक्ट आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्मॉल एक्शन में जो हमारा सबसे जरूरी कदम है, डायमंड क्लब जरूर करना चाहिए अपने अपलाइन के फोकस में आने के लिए। तीसरा मैंने बताया था सी फॉर कंसिस्टेंसी। लगातार 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 लगातार। आज मैं अगर इस लेवल पे हूं तो आज भी लगातार हम दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमारा घर कभी भी अव्यवस्थित होता है। हम लोग अपना शेड्यूल भी कुछ उस तरह से बनाते हैं। अभी सर फील्ड में है तो मैं घर में हूँ, फिर सर आएंगे घर में, 2-3 दिन हम लोग साथ में रहेंगे, उसके बाद सर घर में रहेंगे और मैं फील्ड में जाऊंगी। तो बच्चों को भी मम्मी पापा का प्यार भी मिलता है और आरसीएम का पैसा भी मिलता है, एंजॉय भी मिलता है। लेकिन यही अगर हम काम करते होते किसी ऑफिस में, तो मजबूरी था कि हम दोनों को सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस में रहना पड़ता, भले ही हमारे बच्चे चाहे जैसे रहे। मैं देखती हूँ आज के समय में कई कपल्स को कि दोनों काम करते हैं, छोटा बच्चा है, कोई उसको खिलाने वाला नहीं है, कोई प्यार से 2 बात बोलने वाला नहीं है, नौकरानी के सहारे बच्चा पल रहा है। और उससे भी तो मुश्किल अगर वो भी संभव नहीं है, तो माँ को अगर सुबह सुबह स्कूल जाना है ना, तो बच्चे को साथ में लेके जाए। बेचारा बच्चा सोना चाहता है, लेकिन मम्मी पापा के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको प्यार से सुला सके, उसको साथ में उठा के लेके जाना है। पैसे कमाने का और भी बहुत जरिया है, लेकिन आरसीएम से अच्छा जरिया मुझे नहीं लगता कि कहीं है, जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ रह करके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन बदलेगा कैसे? जब लगातार लगे रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। आज किया, फिर कुछ दिन ब्रेक ले लिया, फिर कुछ दिन बाद करेंगे, तो फिर कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने अपने 18 साल के अनुभव में देखा है, जो लोगों को इस सिस्टम में, वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो फुल टाइम करते हैं, वो लोग भी कामयाब हो जाते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन जो लोग सम टाइम करते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते। शुरुआती दौर में ये सिस्टम चढ़ाई पे साइकिल चलाने जैसा है। अब आप आधा किलोमीटर चले और थक के रुक गए, तो जैसे ही आप साइकिल रोकेंगे ना, तो आधा किलोमीटर वापस नीचे आ जाएंगे। अब दोबारा जब शुरू करेंगे तो फिर से वो आधा किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आप लगातार चढ़ते चढ़ते एक बार चढ़ाई को पार कर लिया ना, तो उसके बाद जो ढलान आती है उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप चुपचाप बैठे रहो, साइकिल अपने आप चलने लगती है। एक बार इस सिस्टम में जब आप रूबी बन जाते हो ना, उसके बाद आपको
करना नहीं पड़ता है, बस काम हो जाता है। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन होगा कब? जब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे। और लास्ट में मैं एक छोटी सी कहानी के साथ प्रोग्राम के समापन की ओर लेके जाना चाहूंगी। देखो, मैंने कई बार मैं बोलती हूँ और आज भी यहाँ बोलना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ 18 साल पहले मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था और मेरी जो उम्र है वो 18 साल की। क्योंकि जब तक जीवन में जीने का कोई मकसद ना हो, दिल का धड़कना, सांस लेना, ये कोई जिंदगी थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। जीवन तो तब है जब आपके जीने का कोई मकसद हो। और मुझे मेरे जीवन का मकसद मिला जब मेरे जीवन में आरसीएम आया। जब मुझे ये समझ में आया कि इसके माध्यम से मैं लाखों लोगों के जीवन में खुशियां ला सकती हूँ। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं इसके माध्यम से लोगों के घरों में इनकम दिला सकती हूँ और मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, मेरे लिए तो काम खुद ब खुद होने लगा। जब मैं आरसीएम में नहीं थी, मैं एक ऐसी महिला थी कि 20-25 रुपए के लिए भी मुझे इंतजार करना पड़ता था। लोगों के आगे हाथ फैलाना ही बोलेंगे, अगर इंतजार रहता था कि कभी मायके गए तो कुछ मिल गया, कोई आई गई, घर में महिला लोग आती है ना, तो जब खिलाओ पिलाओ जाने लगेंगी, खास करके बुजुर्ग महिला लोग, तो 50-100 रुपए पकड़ा देती हैं, लो बहू चूड़ी पहन लेना। उनको भी पता है कि चूड़ी है इसके पास पहनने के लिए, लेकिन हम महिलाओं की कोई इनकम नहीं होती है, इसीलिए वो कुछ दे के जाती है और हमें भी उसका इंतजार रहता है। जब मैं आरसीएम में नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी जो इनकम का सोर्स था, देखो गृहिणी का इनकम कहाँ से होता है? कभी सब्जी भाजी खरीदने में कुछ पैसे बचा लिए, 100 रुपए का बिल बना, पति को 110 बताया, वो 10 रुपया खुद का हो गया। और सबसे बड़ा जो इनकम का जरिया था ना मेरा, कि पति देव के जेब में कुछ पैसे छूट जाए और कपड़े धोते वक्त मुझे मिल जाए, तो वो मेरा सबसे बड़ा इनकम हुआ करता था। 20-25 रुपए के लिए भी मैं लोगों के पास मोहताज थी। आज मैंने मेरे खुद के इनकम से मेरे पति देव को 25 लाख की किया कैरेंस कार गिफ्ट करी है। ये अगर हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं आरसीएम के साथ थी। मैं बोलती हूँ आज भी अगर आरसीएम को मेरे नाम से हटा दो ना, तो मार्केट में तो शायद मुझे झाड़ू पोछा करने का भी काम ना मिले, क्योंकि मैं उसकी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। घर में कर लेती थी लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ उसकी। लेकिन आज आरसीएम है, आरसीएम का साथ है, अपलाइन के फोकस में रही, अपलाइन के गाइडलाइन में रही, तो आज जब जो चाहूं वो करने की क्षमता है मेरी। और यही एक मैसेज मैं छोटे से कहानी के साथ रखना चाहूंगी यहाँ पे। शायद समय है क्या मेरे पास? 5 मिनट जैसे मुझे जी। एक बार एक गांव में एक गाय था जो कि चरते चरते थोड़ा सा अंदर जंगल तक चला गया। डेली का उसका रूटीन था जाने का, थोड़ा सा अंदर जंगल तक चला गया। जब काफी अंदर जाने के बाद उसे ध्यान में आया कि रास्ता वो भटक चुकी, तो वहां से भागने का प्रयास की, लेकिन जब तक भागने का प्रयास की तब तक एक शेर की नजर गाय पे पड़ गई थी। और शेर ने जैसे ही देखा कि गाय है तो शेर तो बहुत खुश हो गया कि आज तो मेरा एकदम लंच डिनर सबका व्यवस्था भरपूर होने वाला है। शेर उसके पीछे दौड़ लगाने लगा। गाय ने जब देखा कि शेर मेरे पीछे भाग रहा है तो वो तेजी से भागने लगा, क्योंकि उसे अपना जान बचाना। और गाय भी बहुत तेजी से भाग रही थी अपने जान को बचाने के लिए, शेर बहुत तेजी से भाग रहा था अपने खाने के लिए। और भागते भागते रास्ते में एक दलदल था जो कि दोनों में से किसी को नहीं दिखा, और गाय उस दलदल में फंस गई। शेर को लगा कि गाय रुक गई, तो शेर ने छलांग लगाया कि गाय लगता है थक के रुक गई, अब तो पकड़ में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही शेर ने छलांग लगाया तो वो भी उसके थोड़ी सी दूर पे दलदल में फंस गया। और गाय ने जब देखा उसे दलदल में फंसते हुए तो वो पीछे घूम के देखी, मुस्कुराई और बोली, शेर आज तो तू गया। तो शेर को आश्चर्य हुआ, उसने बोला कि मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगी, क्योंकि दलदल में तुम भी फंसी हो और मैं भी फंसा। गाय ने बोली, देखना मुझे कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल वही हुआ। जब गाय घर नहीं पहुंची तो गाय का जो मालिक था, जो गाय का रखवाला था, वो गांव के कुछ लोगों को लेकर के लाठी डंडा रस्सी लेकर के आया। और आते जैसे ही देखा कि शेर भी फंसा हुआ है, गाय भी फंसी हुई है, तो उन्होंने पहले शेर को मारा और गाय को निकाल करके ले आया।
अब यहाँ पे सवाल है कि क्यों गाय को क्यों लेके आया? क्योंकि गाय हमें दूध देती है, जिससे हमें जीवन मिलता है। गाय लोगों को जीवन देती है और शेर लोगों का जीवन लेता है। इसलिए गाय को वहां पे बचाया गया। और गाय दूध देती है, यानी अपने अपलाइन के फोकस में है। आप भी जब डायमंड क्लब करेंगे ना, तो अपने अपलाइन के फोकस में होंगे। किसी भी स्थिति में जैसे ही अपलाइन को अगर पता चले कि आपके पास कोई चैलेंज है ना, पूरा दुनिया देखे या ना देखे, अपलाइन सबसे पहले आएगा आपको ढूंढने के लिए। और होता होगा, जैसे ही आपका 10 तारीख तक बिल नहीं कटता होगा, तो अपलाइन पता लगाता होगा, अरे इस बार विकास सहनी जी का देखे हैं कि बिल नहीं कटा है, क्या बात है, तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कहीं फंस तो नहीं गए, कोई चैलेंज में तो नहीं है। पहले वो फोन करके पूछेंगे हाल चाल ठीक तो है, सब सही तो है, अच्छे तो है। अगर ठीक ठाक मिला तो फिर बहुत अच्छा, तब बोलेंगे कि आपकी डायमंड क्लब इस बार पूरी नहीं हुई थी, एक बार देख लेना। अगर लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो अपलाइन घर तक पहुंच जाते हैं, और कभी कभी तो अपने साथ और एक दो अपलाइन को लेके आ जाते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो आपसे कुछ भी लेना चाहते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। इस सिस्टम में अपलाइन माँ होती है, और माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है। अपलाइन आपको निस्वार्थ प्रेम करती है। इसीलिए जो मैंने बताया, मेरी जो कामयाबी का राज है, मैंने अपने जीवन में 2 मंत्र को अपनाया। एक तो 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, और दूसरा आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो भी बोले उसको आंख बंद करके विश्वास करिए, वो हमेशा आपका भला करेंगे। और आज भी मैं इस 2 मंत्र को मानती हूँ, और इसीलिए जीवन में बहुत सारे ऐसे सपने जो असंभव था, जो पूरा नहीं हो सकता था, मैंने बताया मेरी रहने की स्थिति कैसी थी। आज मैं करोड़ों के मकान में रहती हूँ, और एक लिया है, दूसरे की तैयारी है, बेटियां हैं 2। बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ बेटी का कोई घर नहीं होता है, तो शादी से पहले बेटी को घर देके भेजना है, शादी से पहले उसको उस इनकम लेवल पे करके भेजना है कि पैसा कमाना उसके लिए मजबूरी ना रहे, कल उसको पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना पड़े। ये टारगेट है, और ये सब अगर पूरे हो पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वजह से पूरे हो पा रहे हैं कि मैंने बीएससी के फॉर्मूला पे काम किया। तो मेरी जो इतनी दिनों की अनुभव थी, बस मैंने आपके पास दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन सर, विनोद शर्मा सर, मुझे इस टीम में बुलाने के लिए, इतना सम्मान, इतना प्यार देने के लिए। ओवर टू यू सर।